दोस्तों नमस्कार। जय हिंद। मैं रविशंकर यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए, हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास और आधुनिक भारत इतिहास के अंतर्गत हम लोग अभी देख रहे हैं ब्रिटिश विजय, है ना। ब्रिटिश विजय के अंतर्गत हमने अभी तक देखा बंगाल विजय। बंगाल को जीतने के क्रम में ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय शक्तियों के मध्य जो युद्ध हुआ है, प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध, उसको हमने देखा। अब बंगाल विजय के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, मैसूर को जीतने का प्रयास करती है और मैसूर को जीतने के क्रम में इनके मध्य 3 युद्ध होता है और अंतिम रूप से क्या होते हैं, मैसूर को जीतते हैं। 4 युद्ध होता है और अंतिम रूप से क्या करते हैं, मैसूर को जीत जाते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा मैसूर युद्ध में पढ़ना क्या क्या है, आंग्ल मैसूर युद्ध में अपने को क्या क्या देखना है। एक सामान्य बात है, दूसरा युद्ध, और हम लोग टीपू सुल्तान के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, है ना। इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। सामान्य बातें के अंतर्गत मैं बात करूं तो याद रखिएगा, मैसूर जो था, मैसूर यहाँ वाडियार वंश का शासन था। कौन सा वंश यहाँ शासन कर रहा था, वाडियार वंश। और वाडियार वंश के अंतर्गत जो शासक का नाम था वो था कृष्णराज। कृष्णराज यहाँ का क्या था, शासक था। किंतु शासक तो ये था, लेकिन वास्तविक जो शक्ति थी वो किसी और के पास थी। उनका नाम था नंदराज एवं देवराज। नंदराज एवं देवराज नामक भाइयों के पास वास्तविक सत्ता थी। नाम का शासक कौन था, कृष्णराज, लेकिन नंदराज एवं देवराज के पास क्या था, वास्तविक सत्ता थी। और साथ में क्या बोल रहा हूँ, ये वाडियार वंश का शासक का नाम क्या था, कृष्णराज। इतना आपको थोड़ा सा याद रखना है। आगे बोला जाता है, हैदर अली क्या किया था, इनकी सेना में भर्ती हुआ था और धीरे धीरे योग्यता के बल पर वो सेनापति बना। क्या बना, सेनापति। तो हैदर अली जो था, हैदर अली, ये जो हैदर अली था, ये अपनी योग्यता के बल पर क्या बना, सेनापति बना। सेनापति बना और सेनापति बनने के पश्चात 1761 में इसने सत्ता अपने हाथ में ले ली। देखिए, सत्ता अपने हाथ में कब ले ली, 1761 में, और 1766 में अपने आप को शासक घोषित किया। तो इतना आपको थोड़ा सा ना माइंड में रखना है सामान्य बातें के अंतर्गत। क्या क्या मैं बता रहा हूँ, वाडियार वंश याद रखिएगा, कहाँ था वाडियार वंश का शासक। पहले ये मैसूर था, वो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत था, लेकिन विजयनगर साम्राज्य के पतन होने के पश्चात अगर देखा जाए तो वाडियार वंश का यहाँ पर शासक था और वाडियार वंश के शासक का नाम था कृष्णराज, लेकिन वास्तविक जो सत्ता थी वो नंदराज एवं देवराज नामक 2 भाइयों के पास थी। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, जो हैदर अली था ये इनकी सेना में था और सेना में था, और साथ में क्या बोला जा रहा है, योग्यता के बल पर धीरे धीरे सेनापति बना और 1761 में अपनी सत्ता क्या कर लिया, अपने हाथ में ले लिया। और फाइनली 1766 में इन्होंने क्या किया, अपने आप को शासक घोषित किया। ठीक, चलिए ये सामान्य बातें याद रखिएगा। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैसूर को जीतने के क्रम में हैदर अली और ईस्ट इंडिया के मध्य मुख्यतः 4 युद्ध हुए हैं। या हैदर अली नहीं बोलेंगे, कहे कि हैदर अली तो स्टार्टिंग के 2 युद्ध में था। हम ये बोल सकते हैं कि मैसूर और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य कितने युद्ध हुए हैं, 4 युद्ध हुए हैं। अब इसी को अपने को थोड़ा सा जानना है, समझना है। 4 युद्ध में ये जो फर्स्ट युद्ध है ये हुआ आपका 1767 से 1769 के मध्य। सेकंड जो हुआ है वो आपका हुआ है 1782 84। तृतीय जो हुआ है वो हुआ है 1790 से 1792 और फोर्थ जो हुआ है वो हुआ है 1799। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो यार आपको याद रखना पड़ेगा कौन कौन सा, 1767 से 69, 1769, 1780 से 84, 90 से 92 और साथ में क्या 99। ये 4 युद्ध हुए हैं, ये चारों का ईयर है। ठीक, अब इस युद्ध में याद रखिएगा
मराठा निजाम और फ्रांसीसी, ये भी पार्टिसिपेट करते हैं ना, आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो मराठा और निजाम जो है ये डामाडोल करते रहते हैं, कभी इस तरफ से तो कभी उस तरफ से, मतलब कभी वो मैसूर का साथ देते हैं और कभी वो क्या करते हैं, अंग्रेजों का साथ देते हैं। कौन? मराठा और निजाम। और फ्रांसीसी की अगर बात करें तो फ्रांसीसी शुरू से अंत तक क्या करेंगे, मैसूर का साथ देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, थर्ड वार में फ्रांसीसी क्रांति के कारण थर्ड और फोर्थ वार में फ्रांसीसी इनका सहयोग नहीं कर पाते मैसूर का। क्यों? क्योंकि 1789 में हुआ है फ्रांसीसी क्रांति। 89 की बात का इस समय है, देख लो 1790, जस्ट एक वर्ष बाद। तो उसी दौरान क्या हो रहा था, फ्रांस में फ्रांस की क्रांति घटित हो रही थी। इसलिए क्या हुआ है कि थर्ड वार में फ्रांसीसियों का सपोर्ट नहीं मिलता। तो मैं डायरेक्ट यहाँ बोल सकता हूँ कि थर्ड और फोर्थ वार में फ्रांसीसियों का सहयोग नहीं मिलता, फर्स्ट और सेकंड में मिला है। ठीक है, अब मराठा और निजाम की मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये दोनों क्या कर रहे थे, कभी इधर कभी उधर, ऐसे स्थिति में रहे हैं। अभी बात करेंगे, देखेंगे। चलिए, तो पहला युद्ध में क्या होता है, पहले युद्ध में क्या करता है, मराठा और निजाम से अपनी ओर मिलाकर अंग्रेज क्या कर देते हैं, हैदर अली पर आक्रमण करते हैं। बात समझिएगा, क्या बोल रहा हूं, मराठा और निजाम से संधि कर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं हैदर पर। किस पर आक्रमण कर देते हैं, हैदर पर। ठीक है जी, याद रखिएगा, किस पर आक्रमण करते हैं, हैदर अली पर। तो मराठा और निजाम को मतलब अपनी ओर मिलाकर, संधि कर मतलब कि अपनी ओर मिलाकर अंग्रेज क्या करते हैं, हैदर पर आक्रमण करते हैं। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, निजाम जो होता है वो मैसूर की तरफ आ जाता है। कुछ समय पश्चात मैसूर की तरफ आ जाता है निजाम, और उसके बाद क्या करता है, हैदर अली क्या करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित करता है। और पराजित करने के बाद इनके मध्य होती है मद्रास की संधि। मद्रास की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त होता है। मद्रास की संधि जो होती है कब, 1769 में। आप लोग बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ प्रथम युद्ध के बारे में कि भाई मराठा और निजाम से संधि कर या उनको अपनी ओर मिलाकर अंग्रेज क्या कर देते हैं, हैदर पर आक्रमण कर देते हैं। युद्ध होता है, कुछ समय पश्चात क्या होता है, निजाम आ जाता है मैसूर की ओर। ठीक है, मैसूर को सपोर्ट करने लगता है, युद्ध चलते रहता है। हैदर अली क्या करता है, पराजित करता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। उसके बाद क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली की भी संधि होती है, जिसे बोला जाता है मद्रास की संधि। और मद्रास की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त होता है। मद्रास की संधि के तहत यह प्रावधान था कि एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र को वापस करेंगे, और साथ में क्या बोला गया कि युद्ध की स्थिति में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। मतलब अगर किसी अदर से युद्ध होता है तो उसका क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। बात समझ रहे होगे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोला, मद्रास की संधि के तहत प्रावधान क्या था, तो एक दूसरे के जीते हुए भूभाग को वापस करेंगे। क्या बोला गया, भूभाग को क्या करेंगे, वापस करेंगे। तो भूभाग को क्या करेंगे, वापस करेंगे, और साथ में क्या बोले गए, युद्ध के दौरान क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। तो युद्ध के दौरान सहयोग करेंगे इन द सेंस क्या, मतलब अगर किसी से युद्ध होता है तब क्या किया जाएगा, युद्ध के दौरान अगर इनका युद्ध किसी और से होता है तब उनको क्या किया जाएगा, सहयोग किया जाएगा। बात क्लियर होगा, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए, अब बात आता है सेकंड युद्ध का, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब यहां पर क्या होता है सेकंड युद्ध में, सेकंड युद्ध में क्या होता है, इसका कारण क्या बनता है, हैदर अली आक्रमण करता है अंग्रेजों पर। क्यों ऐसा करता है, क्योंकि हैदर आक्रमण करता है अंग्रेजों पर। हैदर का आक्रमण होता है अरकाट पर। अरकाट एक जगह का नाम है कर्नाटक में, वहाँ कौन है, अंग्रेज है, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिस लोग वहाँ हैं अरकाट में, और वहीं आक्रमण करता है हैदर।
हैदर क्यों करता है? तो ये जो मद्रास की संधि हुई थी, मद्रास की संधि बोला गया था कि भाई युद्ध के समय हम क्या करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, और इसी हैदर पर 70-71 में मराठों का आक्रमण होता है। किसका? मराठा आक्रमण। और इस मराठा आक्रमण के दौरान अंग्रेज इसका मदद नहीं करते। क्यों? मद्रास संधि का उल्लंघन, मतलब मद्रास की संधि में क्या बोला गया, भूभाग को वापस करो और साथ में युद्ध के समय क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। लेकिन जब मराठों का आक्रमण होता है 70-71 में हैदर पर, तो हैदर का सपोर्ट या सहयोग ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं करती। मतलब ये जो सहयोग नहीं करते, ये मद्रास की संधि का उल्लंघन है। इसलिए क्या करता है, हैदर आक्रमण कर देता है किस पर? आरकाट पर। ठीक है जी, तो याद रखिएगा, ये हैदर क्या करता है, आरकाट पर आक्रमण कर देता है, और इसी से क्या होता है, ये युद्ध की शुरुआत होती है। इसके साथ ही साथ क्या बोला जाता है कि इस दौरान क्या होता है, या पहले तो आरकाट पर आक्रमण कर देता है, और ये जो मराठा और निजाम है, ये क्या करते हैं, इस दौरान मराठा और निजाम इसका साथ देते हैं। मराठा और निजाम क्या करते हैं, साथ देते हैं। बात समझते रहिएगा। तो पहले मैं क्या बोला, मराठा निजाम उनकी ओर थे, ठीक है। फिर इसलिए ना ये थोड़ा पेचीदा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, है ना। अदरवाइज से दूसरा तरीका ये है, अगर मेंस में अगर पूछता है तो मेंस में हम डायरेक्ट बोल देंगे कि शुरुआत से लेकर अंत तक फ्रांसीसियों ने क्या किया, मैसूर का साथ दिया, और मराठा और निजाम क्या करते रहे, कभी अंग्रेज की ओर और कभी मराठा की मैसूर की तरफ से साथ देते रहे, ऐसा टाइप से बोल देंगे। तो मैं क्या बोला, हैदर ने आक्रमण किया आरकाट पर, मराठा और निजाम भी साथ दे रहे थे। मतलब इस समय हैदर की स्थिति मजबूत थी, और इसने क्या किया, कर्नल वैली को पराजित किया। कर्नल वैली को क्या किया, पराजित किया। इसके बाद क्या करता है, वारेन हेस्टिंग क्या करता है, वो बुलाता है किसको, आयरकोर्ट को। वारेन हेस्टिंग जो है ये बुलाता है आयरकोर्ट को, और ये आयरकोर्ट क्या करता है, कूटनीति के तहत कूटनीति करके मराठों और निजाम को अलग कर देता है। मतलब मराठा और निजाम को जो पहले अंग्रेज का साथ दे रहे थे, जो पहले हैदर का साथ दे रहे थे, उनको अपनी ओर मिला लेता है। इसके बाद इनके मध्य युद्ध होता है पार्टोनोवा। कौन सा युद्ध होता है, पार्टोनोवा का युद्ध। और इस युद्ध में क्या करता है ना, तो मैं क्या बोला, पार्टोनोवा का युद्ध होता है, ठीक है। तो यहाँ पास क्या हुआ है, वारेन हेस्टिंग किसको बुलाता है, आयरकोर्ट को। आयरकोर्ट के आपस क्या करता है, थोड़ा सा काम करता है, किसका, कूटनीति अपनाता है। और आयरकोर्ट क्या करता है, मराठा और निजाम को अपनी ओर मिला लेता है। इसके बाद युद्ध होता है पार्टोनोवा का, और इस पार्टोनोवा के युद्ध में हैदर बुरी तरह घायल हो जाता है, उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। तो यह आपका 1782 में, और क्या बोला जा रहा है, हैदर की मृत्यु। ठीक है, 1782 में हैदर की मृत्यु के बाद क्या होता है, टीपू सुल्तान युद्ध का नेतृत्व करता है। उसके बाद युद्ध फिर क्या होता है, बराबरी में समाप्त हो जाता है, कोई जीतता है ना कोई हारता है। टीपू सुल्तान और उनकी बात हो रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी। हैदर अली यहाँ पर मर गया। बात क्लियर हो रहा है। तो मैं क्या बोला, हैदर आक्रमण करता है मद्रास की संधि का उल्लंघन के कारण, मद्रास संधि के उल्लंघन। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, मद्रास संधि के उल्लंघन का आरोप लगाकर हैदर आरकाट पर आक्रमण कर देता है। निजाम मराठा हैदर का साथ देते हैं और फाइनली कर्नल वैली को पराजित करता है। इसके बाद वारेन हेस्टिंग किसको बुलाता है आयरकोर्ट को। और आयरकोर्ट क्या करता है, कूटनीति के तहत मराठा और निजाम को अपनी ओर मिला लेता है। उसके बाद युद्ध होता है पार्टोनोवा का युद्ध, और इस युद्ध में हैदर अली घायल होकर क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाती है उसकी। उसके बाद मृत्यु के बाद मैं क्या बोल रहा हूँ, मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान युद्ध का नेतृत्व करता है, और टीपू सुल्तान युद्ध का नेतृत्व करता है। और उसके बाद यह युद्ध जो होता है, यह युद्ध बराबरी में
मद्रास की संधि पहले युद्ध में हुई है, यहाँ पर रहेगा आपका मंगलौर की संधि। मंगलौर की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त होती है। मंगलौर की संधि जो होता कब है, 84 में। तो याद रखिएगा 1884 में मंगलौर की संधि के तहत यह युद्ध क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। बात क्लियर हो रहा है ना। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो ये क्या हो गया आपका सेकंड है एंग्लो मैसूर युद्ध, जिसमें हैदर अली की मृत्यु हो जाती है पार्टोनोवा युद्ध में। उसके बाद टीपू सुल्तान नेतृत्व करता है और फाइनली मंगलौर की संधि के साथ यह युद्ध क्या होता है, बराबरी में समाप्त होता है। बराबरी किस सेंस में, ना टीपू सुल्तान पराजित होता है ना ईस्ट इंडिया कंपनी जीतती है। ठीक है जी। इसके बाद होता है थर्ड वार। ठीक है, मिटा देता हूं मैं इसको, हम लोग थर्ड वार को समझते हैं। टीपू सुल्तान क्या करता है, फ्रांसीसियों से, तुर्कियों से, फ्रांस, तुर्की इत्यादि से क्या मांगता है, अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता करता है। सॉरी, तो टीपू क्या करता है, ये जो टीपू है ये अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता मांगता है। अंग्रेजों के विरुद्ध क्या मांगता है, सहायता। और सहायता किससे मांगता है, तो फ्रांसीसियों से, साथ में तुर्कियों से, इनसे क्या करता है, सहायता मांगता है। तो इसी का आरोप लगाकर कि तुम फ्रांस के साथ मिलकर हमारे खिलाफ क्या कर रहे हो, गुटबाजी कर रहे हो। तो इसी का आरोप लगाकर, क्या बोल रहा हूं, आरोप लगाकर अंग्रेज क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं टीपू सुल्तान पर। अंग्रेज क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं टीपू सुल्तान पर। साथ में मैं क्या बोल रहा हूं, मराठा और निजाम किसकी ओर है, अंग्रेज की ओर। यहां पर मराठा और निजाम किसकी ओर होते हैं, अंग्रेज की ओर। ठीक है, याद रखिएगा मराठा और निजाम किसके सपोर्ट में है, अंग्रेज की ओर। आप लोग लिख लीजिएगा कहीं। इस युद्ध में क्या होता है, टीपू सुल्तान पराजित होता है। टीपू सुल्तान क्या होता है, पराजित होता है। और पराजित होने के पश्चात इसको अपना आधा भूभाग पराजित होता है। और पराजित होने के पश्चात होता है श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि, याद रखिएगा कौन सी संधि होती है, श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। कब हुआ है, तो जब ये पराजित हुआ है। तो ईयर क्या है हमारा, 92। 1792 में कौन सी संधि होती है, श्रीरंगपट्टनम की संधि। अब इस संधि के तहत क्या प्रावधान था, बोला गया कि टीपू सुल्तान को अपना आधा भूभाग अंग्रेज को देना है और साथ में 3 करोड़ रुपए हर्जाना देना है। जब तक हर्जाना नहीं देगा तब तक अपने 2 पुत्र को अंग्रेजों के पास बंदी के तौर पर छोड़ेगा। बात क्लियर। तो क्या बोला गया, संधि के तहत प्रावधान क्या क्या किया गया, तो बोला गया प्रावधान क्या था, श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहला बोला गया क्या, आधा भूभाग को किसको देना है, आधा भूभाग अंग्रेजों को सौंपेगा। साथ में बोला गया क्या, 3 करोड़ रुपया हर्जाना। अब ये 3 करोड़ रुपया जो हर्जाना था, इसको जब तक नहीं चुकाएगा तब तक अपने 2 पुत्रों को, या हर्जाना चुकाने तक 2 पुत्रों को बंदी के तौर पे कहाँ छोड़ा, अंग्रेजों के पास। ठीक है जी, कहाँ छोड़ दिया, अंग्रेजों के पास। इस संधि से ना, श्रीरंगपट्टनम की संधि से ये नाखुश था, कौन, टीपू सुल्तान। और फिर ये क्या कर देता है, अंग्रेजों पर आक्रमण कर देता है। चौथा युद्ध की बात हो रहा है। ठीक है, मैं क्या बोला, इस मद्रास की संधि से, ये श्रीरंगपट्टनम की संधि से, श्रीरंगपट्टनम की जो संधि थी, इस संधि से टीपू जो क्या था, नाखुश था, नाखुश। और ये क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। याद रखिएगा। तो ये आक्रमण कर देता है और फाइनली इस युद्ध में टीपू सुल्तान क्या होता है, मारा जाता है। तो 1799 में जब टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम की संधि से नाखुश था और इस नाखुशी के कारण ये क्या कर देता है, हताश में आकर आक्रमण करता है, युद्ध होता है और इस युद्ध में फाइनली क्या होता है, टीपू सुल्तान मारा जाता है।
ठीक है। और इस तरीके से क्या होता है, फाइनली इसके मारे जाने के बाद क्या होता है, वाडियार वंश का जो शासक होता है कृष्ण उत्तराधिकारी, वो कौन होता है, कृष्ण राज द्वितीय, उससे क्या कर लिया जाता है, उसको छोटा सा ये दे दिया जाता है क्षेत्र, लो भाई शासन करो करके, और उससे सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवाकर इस पूरे मैसूर को विलय कर लिया जाता है ब्रिटिश साम्राज्य में। ठीक है, तो क्या बोल रहा हूँ, टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद जो कृष्ण राज द्वितीय था उत्तराधिकारी, उससे क्या कर लिया जाता है, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवाकर मैसूर का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया जाता है और उसके उत्तराधिकारी को एक छोटा सा क्षेत्र दे दिया जाता है। ठीक है, ये क्या हुआ आपका फाइनली 4 युद्ध आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा, याद रखने का कोशिश करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हमारा आता है टीपू सुल्तान के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। टीपू सुल्तान, जिसको शेर ए मैसूर कहा जाता था, फेमस था इस नाम से, शेर ए मैसूर, साथ में सीधा साधा दैत्य बोला जाता था। दैत्य, सीधा साधा दैत्य। एक स्टेटमेंट है, बोला गया है हैदर अली और टीपू सुल्तान को लेकर कि हैदर अली साम्राज्य निर्माण के लिए जन्म लिया था, जबकि टीपू सुल्तान साम्राज्य को खोने के लिए, है ना। क्यों? क्योंकि हैदर अली ने क्या किया था, निर्माण किया था, और टीपू सुल्तान फाइनली युद्ध में क्या हुआ, मारा गया। चलिए ठीक है। अच्छा, मैं एक पॉइंट वहाँ पर मिस कर गया, बोल देता हूँ यहाँ मैं। जब हमने बताया कि हैदर अली ने क्या किया था, हैदर अली ने 1761 में क्या किया, सत्ता अपने हाथ में ले लिया। सत्ता हाथ में लेने के बाद तत्कालिक परिस्थिति का लाभ उठाते हुए इसने क्या किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तत्कालिक परिस्थिति का क्या किया, इसने लाभ उठाया और अपना साम्राज्य का क्या किया, विस्तार किया। तो कहाँ कहाँ किया, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के क्षेत्रों में, क्या बोल रहा हूँ, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के क्षेत्रों में तत्कालिक परिस्थिति का लाभ उठाते हुए अपने साम्राज्य का क्या किया, विस्तार किया। तत्काल परिस्थिति क्या थी, तो तत्काल परिस्थिति ये थी कि अंग्रेज और फ्रांसीसी ये बिजी थे आपके 3rd कर्नाटक वार में। कहाँ थे, 3rd कर्नाटक युद्ध में। दूसरी ओर अंग्रेज ये भी सब आप देखोगे तो ये भी बक्सर के युद्ध में क्या थे, बिजी थे। और साथ में बोला जा रहा है कि तृतीय पानीपत के युद्ध में, तृतीय पानीपत के युद्ध में मराठों की हार के बाद हैदर अली को चुनौती देने वाला कोई नहीं था, है ना। ये पॉइंट थोड़ा मैं वहाँ मिस कर गया था। ठीक है, याद रखना थोड़ा सा कि सत्ता उस अपने हाथ में लेने के बाद हैदर अली ने क्या किया, तत्कालिक परिस्थिति का लाभ उठाते हुए कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के क्षेत्रों में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तत्कालिक परिस्थिति क्या थी कि अंग्रेज और फ्रांसीसी सब बिजी है अपने अपने में, मतलब फ्रांसीसी अंग्रेज 3rd कर्नाटक युद्ध में है, प्लस अंग्रेज क्या कर रहे हैं, बक्सर के युद्ध लड़ रहे हैं, और साथ में पानीपत के तृतीय जो युद्ध था उसमें मराठों की पराजय के पश्चात दक्षिण में हैदर अली को चुनौती देने वाला कोई नहीं था। तो इस परिस्थिति का लाभ उठाकर इसने क्या किया था, साम्राज्य का विस्तार किया था। ठीक है, चलिए ठीक है। अब बात करते हैं कि मैं यहाँ टीपू सुल्तान की बात कर रहे हैं, तो याद रखिएगा शेर ए मैसूर, और इसको क्या बोला जाता था, सीधा साधा दैत्य की उपाधि प्रदान की गई है। 18वीं शताब्दी के जितने भी भारतीय शासक थे, भारतीय शासक, इन सभी शासकों में टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने अपना सबसे खतरनाक शत्रु माना है। समझ गए बात क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि 18वीं शताब्दी में जितने भी भारतीय शासक थे ना, उन सभी में टीपू सुल्तान को क्या माना गया है, सबसे खतरनाक शत्रु माना। किसने माना, अंग्रेजों ने माना। पूरा लिख लीजिएगा आप लोग, क्यों ऐसा माना, क्यों, क्योंकि ये जो टीपू सुल्तान था ना,
ये जो सुल्तान था टीपू सुल्तान, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के वास्तविक क्षमता से क्या था, वास्तविक क्षमता से रूबरू था, वाकिफ था, वास्तविक क्षमता से परिचित था कि ईस्ट इंडिया कंपनी वास्तव में क्या चाहती है, कहाँ तक जा सकती है, सभी से मतलब इसको ज्ञान था। और ये क्या करना चाह रहा था, ये अपनी आर्थिक और सैन्य स्थिति में सुधार कर, या ऐसा बोल सकते हो आर्थिक और सैन्य क्षमता में सुधार कर ईस्ट इंडिया कंपनी को चुनौती देना चाहता था। मतलब ये इसको एक्चुअल में पता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक चेहरा क्या है ना, और इनका सामर्थ्य कितना है, और उसके अकॉर्डिंग ये अपनी स्थिति में सुधार करके, आर्थिक और राजनीतिक दशा में सुधार करके ये उनके विरुद्ध लोहा लेना चाहता था, उनको चुनौती देना चाहता था। इसलिए इसने कुछ कदम भी उठाए, जैसे कि आर्थिक की बात करूं, आर्थिक कदम की बात करूं तो बोला जाता है कि टीपू सुल्तान ने क्या किया था, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए इसने क्या किया था, पहला ये मानो कि इसने किसानों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करके लगान को वसूलने के लिए किसानों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया, मतलब रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया। इसने क्या किया, तो मध्यस्थों का दमन कर, मध्यस्थों का दमन कर लगान वसूलने के लिए, लगान वसूलने के लिए क्या किया, तो किसानों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया, किसानों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया। तो प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया मतलब रैयतवाड़ी व्यवस्था है ना। मध्य भारत में हमने देखा था कि शेरशाह सूरी ने ऐसा किया था, अभी ये टीपू सुल्तान कर रहा है, और आगे चल के इसी को क्या करते हैं, फिर अंग्रेज भी इस क्षेत्र में लागू करते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो पहला पॉइंट मैं क्या बोल रहा हूँ, मध्यस्थों का दमन कर इसने क्या किया, लगान वसूलने के लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था को क्या किया, लागू किया। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इसने क्या किया था, तो फ्रांस, तुर्क, ईरान और साथ में क्या, बर्मा, यहाँ इसने क्या भेजा था, व्यापारिक दूत भेजा था, व्यापार के विकास के लिए इन देशों में क्या भेजा था, व्यापारिक दूत भेजा था। तो आर्थिक में 2 पॉइंट याद रखिएगा कि मध्यस्थों का दमन कर लगान वसूलने के लिए किसानों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया, साथ में क्या, फ्रांस, ईरान, तुर्क और बर्मा ने इसमें क्या किया, इन चारों देशों में अपना व्यापारिक दूत भेजा व्यापार के विकास के लिए। अगर सैन्य दृष्टि से देखें, है ना, अगर मैं बात करूं सैन्य दृष्टि से, तो सैन्य दृष्टि से इसने बोला जाता है, अब सैन्य दृष्टि से कैसे अपने आप को मजबूत किया, तो बोला जाता है सैन्य दृष्टि से कि इसने क्या किया, बंदरगाहों का निर्माण कर एक शक्तिशाली नौसेना का गठन किया, बंदरगाह का निर्माण किया और शक्तिशाली नौसेना का गठन किया। तो क्या बोला जा रहा है, बंदरगाहों का निर्माण कर शक्तिशाली नौसेना का गठन किया। तो याद रखना है आपको, शक्तिशाली नौसेना का गठन किया। साथ में क्या बोला जा रहा है कि इसने फ्रांसीसियों के सहयोग से सेना का आधुनिकीकरण किया। क्या बोला जा रहा है, किसके सहयोग से, तो फ्रांसीसियों, इनके सहयोग से। तो सहयोग से किया क्या है, तो बोला जा रहा है कि सेना का क्या किया है, आधुनिकीकरण किया है, आधुनिकीकरण किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटिशों के विरुद्ध गुट बनाने का प्रयास किया, मतलब ब्रिटिश विरोधी शक्तियों के साथ क्या किया, गठबंधन किया, ब्रिटिश विरोधी शक्तियों के साथ। ठीक है जी, क्या बोला जा रहा है, ऊपर में मैं लिख रहा हूं आगे कि ब्रिटिश विरोधी शक्तियों के साथ ब्रिटिश विरोधी शक्तियों के साथ मिलकर ब्रिटिश विरोधी शक्ति, ऊपर हो गया क्या, ठीक है,
मैं क्या लिखा है मैं बोल देता हूँ। ब्रिटिश विरोधी शक्तियों के साथ मिलकर गठबंधन बनाने का प्रयास किया या बनाया। तो ये ब्रिटिश विरोधी शक्ति कौन कौन थे, तो यहाँ पर फिर से बोल रहा है कि फ्रांस, तुर्क, अफगानिस्तान, है ना, इनके साथ मिलकर क्या किया, अंग्रेजों के विरुद्ध गुट बनाया था। ठीक है, और साथ में बोला जाता है कि ये यूरोप में होने वाली गतिविधियों से परिचित था। यूरोप में होने वाली गतिविधियों से क्या था, परिचित था। तो यूरोप में होने वाली गतिविधियों से परिचित था, इसका सेंस किससे लगाया जाता है, तो बोला जाता है कि ये फ्रांस के ना जैकोबिन क्लब का सदस्य था। फ्रांस के जैकोबिन क्लब या दल भी लिखा रहेगा तो भी सही है, क्लब या दल। जैकोबिन क्या था ना, ये फ्रांसीसी क्रांति जो कर रहे थे ना, उस दल का नाम था। तो जैकोबिन क्लब का क्या था, या दल का सदस्य था। क्या था, सदस्य। साथ में क्या था, तो बोला जा रहा है यह फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था, है ना, जो फ्रांसीसी क्रांति था उससे प्रभावित था। और फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर इसने क्या किया था, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। तो याद रखिएगा, फ्रांस की क्रांति से प्रभावित होकर किया क्या था, तो बोला जा रहा है स्वतंत्रता का वृक्ष। ठीक है जी, स्वतंत्रता का क्या, वृक्ष। और ये वृक्ष कहाँ लगाया, तो श्रीरंगपट्टनम में। श्रीरंगपट्टनम में। तो इतना आपको ना थोड़ा सा टीपू सुल्तान के बारे में जानना है। तो आंग्ल मैसूर युद्ध के अंतर्गत हमने सबसे पहले क्या देख लिया, थोड़ा सा सामान्य बातें, है ना, वाडियार वंश, नंदराज, देवराज, ऐसा करके। साथ में हैदर अली तत्कालीन परिस्थिति लाभ शासक घोषित किया 66 में। फिर प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ युद्ध। सेकंड युद्ध में हैदर अली मारा गया, फोर्थ में टीपू सुल्तान शहीद हुआ। इंपॉर्टेंट आपका मद्रास, मंगलोर और श्रीरंगपट्टनम की संधि प्रथम तीनों युद्ध में। और उसके बाद थोड़ा सा टीपू सुल्तान के बारे में। इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे युद्ध पढ़ना है ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट में अभी ब्रिटिश विजय के तहत इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मैसूर को जीत जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आंग्ल मराठा युद्ध, उसकी बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।